हाय दोस्तों, स्वागत है मेरा यूट्यूब चैनल। आज मैं आप लोगों को सिंगल लाइन डायग्राम के बारे में बताऊंगा। ये मेरा पहला वीडियो होगा सब स्टेशन से रिलेटेड। तो मैं जितने वीडियोस बनाऊंगा सब स्टेशन से रिलेटेड वो 33 kV बाई 11 kV वाली ही होगी। ठीक है, तो एक हम लोग कंप्लीट तरीके से देखेंगे कैसे कंप्लीट सब स्टेशन को कैसे हम लोग बना सकते हैं। तो ये सब सारे मैं कम से कम 10 से 15 वीडियोज़ बनाऊँगा जिससे आपका सारे डॉट्स क्लियर हो जाएंगे। तो अगर ज़्यादा डॉट्स होंगे तो एक दो एक्स्ट्रा भी मैं बना दूंगा, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बट ये सिंगल लाइन डायग्राम इसे हम लोग को अच्छे से सीखना है ताकि आपको पूरा एक विजुअलाइज मिल जाए कि एक सब स्टेशन बनाने के लिए क्या क्या चीज़ें चाहिए और वो वर्क कैसे करता है। तो सिंगल लाइन डायग्राम से हमें यही हेल्प मिलता है दोस्तों कि आपको एक एक्यूरेट पता चलेगा कि इसकी सर्किट कैसे जा रही है, कनेक्शन कैसा है, और ये रीड कर पाओगे आप अच्छे तरीके से कि कैसे काम कर रहा है ये। ठीक है, आप इसके लिए बहुत सारे सैम्बल्स दिए हुए हैं इसके हेल्प से, जैसे ट्रांसफार्मर के सैम्बल ऐसा होते हैं। तो ये सब सारे चीज़ हम लोग आज अच्छे तरीके से देखेंगे, वर्किंग देखेंगे। तो चलिए, तो सिंगल लाइन डायग्राम क्या करता है दोस्तों, आपका सिंगल लाइन डायग्राम आपको एक ईजी बना देगा। आप आराम से एक पूरे सर्किट को रीड कर सकते हैं, एक सब स्टेशन को रीड कर सकते हैं, इसका कनेक्शन कैसा है, ये कैसे काम कर रहा है, इससे क्या कनेक्ट है, वो चीज़ भी। तो जितने भी नेक्स्ट वीडियोस में सब बनाऊंगा एक सेपरेट कर करके बनाऊंगा, सीटी के लिए अलग से, वीसीबी के अलग के लिए, पावर ट्रांसफार्मर के अलग के लिए, बस बार के लिए अलग के लिए, ऐसे करके मैं सारे वीडियोस आपको क्लियर कर दूंगा। इसके बीच में गैप कितना होना चाहिए, इरेक्शन कैसे करना है, कितना लैंड चाहिए, कौन कौन सा टेस्टिंग होते हैं, सारे वीडियोज़ आपको मिल जाएंगे। टेंशन वाली बात नहीं है। हो सकता है इस मंथ में मैं एक और वीडियोज़ डाल दूँ सब स्टेशन से रिलेटेड, तो मैं मिक्स करके डालूँगा। सब स्टेशन का बीच बीच में मैं करके डालते रहूँगा, ये वीडियोस कंटिन्यू रहेंगे। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं हम लोग कि सब स्टेशन में ये क्या क्या इक्विपमेंट लगे होते हैं। तो आपके जो 33 kV बाई 11 kV जो आपकी सब स्टेशन है उसमें सबसे मेन चीज़ क्या होता है, पावर ट्रांसफार्मर होता है। तो ये जो 33 kV बाई 11 kV है, ये क्या बात आ रहा है कि आपकी जो 33 kV लाइन है उसको किस में कन्वर्ट हो गया है, 11 kV के लाइन में कन्वर्ट हो गया। तो ये आपका पावर ट्रांसफर क्या करता है दोस्तों, ये 33 kV लाइन को क्या करती है, 11 kV में कन्वर्ट कर देती है। जिस तरीक़े से आपका डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर 11 kV को 440 या 230 में कन्वर्ट करता है, जस्ट लाइक उसी तरीके से पावर ट्रांसफार्मर हम लोग सब स्टेशंस में यूज़ करते हैं। तो वो क्या करता है, 33 kV को 11 kV में कन्वर्ट कर देता है। तो सबसे पहला डिफरेंस ये हो गया आपका डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर पावर ट्रांसफार्मर में। ठीक है, उसके बाद और चीज़ क्या लगी होती है, इंस्ट्रूमेंट ट्रांसफार्मर। इंस्ट्रूमेंट ट्रांसफार्मर के अंदर क्या आता है, सीटी आता है, आपका पीटी आता है। तो सीटी क्या हो गया, करंट ट्रांसफार्मर, पीटी क्या हो गया, पोटेंशियल ट्रांसफार्मर। तो ये दोनों का क्या काम है मैं बताता हूँ, सिंपल वे में बताता हूँ, ज़्यादा डीपली अभी नहीं जाऊँगा सिंगल लाइन डायग्राम में। तो सीटी का काम क्या हो गया, ये आपका करंट मेजर करेगा, ये पीटी क्या करेगा, वोल्टेज मेजर करेगा। तो हम लोग सीटी को यूज़ कर रहे हैं, जैसे कि आप करंट को किससे मेजर कर सकते हो, एमीटर से भी कर सकते हो और मल्टीमीटर से भी यूज़ कर सकते हो, बट हम लोग यहाँ सीटी की यूज़ कर रहे हैं। तो इतना हाई अमाउंट ऑफ करंट रहता है कि आप एमीटर और मल्टीमीटर से मेज़र नहीं कर पाओगे। तो एक डिवाइस है, इक्विपमेंट है सीटी करंट ट्रांसफार्मर, इसके हेल्प से आप क्या करते हैं, वो सीटी क्या करता है, आपका हाई अमाउंट ऑफ करंट को क्या करता है, एक स्मॉल अमाउंट में कन्वर्ट करके वो रीडिंग बताता है आपका। पीटी भी जस्ट लाइक उसी आपका वोल्टेज मेज़र करेगा कि इनपुट में कितना आ रहा है, उसको स्मॉल अमाउंट में कन्वर्ट करके ये बताएगा। और ये दोनों एज ए प्रोटेक्टिव डिवाइस काम करता है। आगे मैं सिंगल लाइन डायग्राम में बता दूंगा कि सर्किट कैसे एक इम्पॉर्टेंट रोल निभाता है, वो चीज़ आपको क्लियर हो जाएगी। आपके कंडक्टर यूज़ होते हैं कि जो आपका कंडक्टर जो जा रही है इस सब स्टेशन के अंदर वो कौन सा कंडक्टर रहता है, वो चीज़ भी आपको क्लियर हो जाएगा जब मैं एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा, कौन सा कंडक्टर, कौन सा इंसुलेटर, कौन कौन सा इंसुलेटर यूज़ होते हैं। उसके बाद आइसोलेटर्स होते हैं। आइसोलेटर क्या होता है दोस्तों, मैं बता दूं, आइसोलेटर क्या करता है, एक तरह का आपने पढ़ा होगा DTR स्ट्रक्चर में, मेरे वीडियो देखा होगा आपने अगर, कि उसमें AB स्विच क्या करता था, आप हैंडल से मैनुअली आप क्या करते थे, सर्किट को आप क्लोज और ओपन कर सकते थे। तो उसी तरीक़े से आइसोलेटर भी उसी तरीके से काम करता है, ये सर्किट को आपको ओपन और क्लोज कर सकता है मैनुअली। अभी हम सिंगल लाइन डायग्राम में दिखा देंगे। एक बस बार क्या होता है, इससे आप बहुत सारे टैपिंग ले सकते हैं, ये आपको अच्छे से क्लियर होगा सिंगल लाइन डायग्राम में। LA लाइटिंग रजिस्टर, सर्किट ब्रेकर, रिलेस और कैपेसिटर बैंक। ठीक है, तो ये सब सारे चीज़ जो लगे हैं सिर्फ ये पावर ट्रांसफार्मर को प्रोटेक्ट करने के लिए। जितने भी आपका सीटी, आपका आइसोलेटर, LA, सर्किट ब्रेकर, रिले, ये सब चीज़ क्या कर रहा है, आपको पावर ट्रांसफार्मर को प्रोटेक्ट करने के लिए हम लोग इतने सारे इक्विपमेंट लगाते हैं। कहीं कहीं तो आपको कैपेसिटर बैंक भी यूज़ नहीं करते हैं।
बट अगर एक कंप्लीट बना रहे हो अच्छे तरीके से तो ये सारे मटेरियल रहेंगे तो उतना अच्छा सब स्टेशन आपका रहेगा, लॉन्ग लाइफ रहेगा, अच्छे से काम करेगा। तो चलिए हम लोग देखते हैं सिंगल लाइन डायग्राम की हेल्प से सबकी वर्किंग समझेंगे। तो ये देखिए, आपको सबसे पहले क्या होगा, आपका दो पार्ट मिलेगा, आप एक 33 kV की पार्ट, एक 11 kV का पार्ट, ठीक है। तो 33 ये आपका पावर ट्रांसफ़र कितने का है, 5 MVA का। इसका सैम्पल कैसा होता है, ये डबल सर्किल ऐसा करके। तो ये क्या करता है, 33 kV को 11 kV में कन्वर्ट करता है ये पावर ट्रांसफार्मर, ठीक है। तो आप जितने भी पावर ट्रांसफार्मर के इस साइड जो है, जितने भी 33 kV साइड के ये सारे मटेरियल जो जितने भी इक्विपमेंट लगे होंगे, चाहे CT हो, चाहे PT हो, चाहे आइसोलेटर हो, चाहे एले हो, ये 33 kV वाली लगी होगी। इसके इनपुट साइड वाली, तो इस पावर ट्रांसफार्मर के लिए इनपुट साइड क्या हो गया आपका 33 kV लाइन, और आउटपुट में आपका क्या देगा ये 11 kV। तो ये सारे जितने भी CT VCB आपका जितना दिख रहा होगा, ये सब सारी चीज़ें क्या होगी 11 kV वाली रेटिंग की होगी, ठीक है। अब चलिए देखिए, सबसे पहले क्या लगा होता है, हम लोग DTI स्ट्रक्चर में क्या देखे थे, सबसे पहले क्या लगा रहता था, एले। तो यहाँ पर भी जस्ट लाइक सबसे पहले एले लगा रहता है, इसकी एक सेपरेट अर्थिंग दी जाती है, ठीक है। तो एले क्या करेगा, मान लो कभी भी अगर शॉर्ट सर्किट हो गया तो हाई अमाउंट ऑफ करंट आया तो आपको यहीं से आपका ग्राउंड कर देगा, या कभी लाइटनिंग आ गया, बिजली आ गई, बिजली कड़की और इस कंडक्टर में गिरा तो ये आपका ग्राउंड कर दिया जाएगा। यहाँ पर बहुत अच्छी तरीके से एक सेपरेट सबकी अर्थिंग की जाती है, बहुत प्रॉपर वे में इसकी सारे इक्विपमेंट की अर्थिंग की जाती है। अर्थिंग के बारे में भी अच्छे से बात करेंगे कि इसका कनेक्शन कैसे होता है। तो उसके बाद आप ये चीज़, उसके बाद देखिए एले के बाद आपको बहुत सारे आइसोलेटर दिख रहे होंगे। जैसे देखिए आप अगर सपोज़ आप इस साइड देखें, सिर्फ आप इस साइड को भूल जाओ, पहले इस साइड को समझो, आप इस साइड को समझ जाओगे, ये आपको अपने आप समझ में आ जाएगा इधर वाला, ठीक है। तो आप सीधा सिंपल यहाँ से लेके यहाँ तक समझना, उसके बाद ये आप तुरंत समझ जाओगे। तो आपके कितने आइसोलेटर लगे, 1 2 3, ठीक है, 4, आगे भी देखोगे तो 5, ऐसे कर बहुत सारे आइसोलेटर लगे। अगर इस पावर ट्रांसफर की इनपुट साइड देखेंगे 33 kV साइड, तो आपको 1 2 3, तो इतने सारे आइसोलेटर क्यों लगे। तो आइसोलेटर क्यों लगे, ये देखिए आपको ऐसा दिख रहा होगा, लाइन जा रही है बट यहाँ से थोड़ा सा ऐसे दिख रहा है क्रॉस करके, तो इससे ये पता चला एक स्विच की तरह है। इसको चाहेंगे तो क्लोज भी कर सकते हैं, ओपन, जैसे यहाँ पर अभी ओपन दिखा रहा है, क्लोज होगा तो ये इससे टच हो जाएगा, ठीक है। तो आइसोलेटर का ही काम है, ये आपको टच करेगा या ओपन कर देगा, ऐसा करके। तो बहुत सारे आइसोलेटर लगे हैं यहाँ पर, इनपुट साइड में 3 लगे हैं। क्यों लगे हैं भाई, कुछ तो कारण होगा। तो इसका कारण है कि सपोज़ आपका कभी पावर ट्रांसफार्मर में आपका मेंटेनेंस का काम चल रहा है, कहीं फॉल्ट आ गया था, आपको कुछ ख़राब हो गया तो आपको काम करना है, तो आप क्या करोगे, इस 33 kV की लाइन को बंद करना होगा। तो आपने बहुत सारे आइसोलेटर लगाए हुए हैं, इस आइसोलेटर को भी बंद करा दिया आपने, 1 2 3 आइसोलेटर, तीनों को आपने बंद करके यहाँ पर आराम से आप काम कर सकते हो। एक रहता तो थोड़ा हल्का सा रिस्की रहता, हो सकता है किसी वजह से अगर करंट आ जाए तो डेंजर हो सकता है। तो इसलिए बहुत सारे 3 लगा दिए, तो इससे क्या हो गया, अगर गलती से आ भी गया इधर तो इधर से आपका प्रोटेक्ट कर लेगा, इधर से भी आएगा तो ये प्रोटेक्ट कर ही लेगा। इसलिए 3 लगा है तो बहुत अच्छा सेफ्टी है। यहाँ पर कोई चीज़ भी ख़राब हो सकता है, चाहे VCB ख़राब हो तो भी आप मेंटेनेंस कर सकते हैं। उसके बाद आपका CT क्यों लगा होता है, ये आपका करंट मेजर करेगा। तो ये क्या करेगा, ये इसका सैम्बल देखिए ऐसा है, तो ये क्या करेगा, करंट मेज़र करेगा, एक हाई अमाउंट ऑफ करंट को एक स्मॉल अमाउंट रेशियो में करंट मेज़र करेगा। इसका बहुत ही अच्छा कंसेप्ट है, मैं अभी आपको समझा दूंगा। एक VCB है, वैक्यूम सर्किट ब्रेकर। तो आपका सर्किट ब्रेकर क्या करता है, कोई भी सर्किट ब्रेकर हो, बहुत सारे सर्किट ब्रेकर है, बट 33/11 kV में कौन सा सर्किट ब्रेकर यूज़ करते हैं सबसे ज़्यादा, VCB, वैक्यूम सर्किट ब्रेकर। एयर ब्लास्ट भी यूज़ करते हैं, ऑयल सर्किट ब्रेकर भी यूज़ करते हैं, बट सबसे ज़्यादा आपको VCB ज़्यादा मिलेगा। फिर यहाँ पर आइसोलेटर लगा है, फिर यहाँ पर VCB लगा है, फिर यहाँ पर CT लगा है, ठीक है। यहाँ पर आपका बस बार है ये, तो देखेंगे बस बार क्या करता है, ये भी चीज़ देखेंगे। अभी आप बस बार को छोड़ दो, आप डायरेक्ट इसको समझो, फिर आपको समझ में आ जाएगा बस बार क्या कर रहा है, यहाँ पर क्या इसका रोल क्या है यहाँ पर। उसके बाद यहाँ पर भी एले लगा दिए, एले यहाँ पर इसलिए लगा दिए, मान लो आप यहाँ ना गिर के यहाँ पर यहीं कहीं पर गिर गया तो ये आपका ट्रांसफार्मर से पहले आपको प्रोटेक्ट कर देगा, ठीक है। उसके बाद जस्ट लाइक जितने इक्विपमेंट यहाँ लगे हैं 33 kV साइड, जस्ट इसके अपोजिट भी लग जाता है आपका CT, VCB, एले, ठीक है। ये सब सारी चीज़ें लगी होगी। तो चलिए सबसे पहले हम लोग फ्लो समझते हैं कैसे क्या हुआ। सपोज़ आपकी 33 kV लाइन आई, ठीक है। आइसोलेटर आपका यहाँ सर्किट क्या है, इसका क्लोज है, ठीक है। यहाँ पर ओपन दिख रहा है, सपोज क्लोज है, यहाँ पर CT पे आया, उसके बाद VCB से होते हुए फिर आपका इधर से आया, फिर VCB पे आया, फिर CT पे आया, फिर इधर से एले से होते हुए यहाँ पर आया, इसने कन्वर्ट करके इधर दे दिया, ठीक है। अब मुझे ये सबसे पहले फंडा समझना है, आपको एक चीज़ नहीं दिख रहा होगा, रिले।
रिले इस सर्किट डायग्राम में नहीं दिख रहा होगा। तो रिले का क्या काम है, अगर सपोज़ आपका कोई तरह का फॉल्ट नहीं है तो आपका ये वर्क इसी तरीके से करते चला गया। अगर सपोज़ यहीं पर फॉल्ट आया, फॉल्ट आने पे देखिए आपका कौन कैसे आपका मदद करेगा आपको। चलिए एक मैं बहुत अच्छा चीज़ बताने वाला हूँ, आप अच्छे से गौर से समझिएगा। तो रिले कहाँ पे होता है, रिले जो आपने देखा होगा कोई भी सब स्टेशन में जाते हैं तो आपको कंट्रोल लूम मिलता होगा, ठीक है। तो उस कंट्रोल लूम में क्या होता है, आपके 33 kV के पैनल भी होंगे और 11 kV के भी पैनल होंगे। कभी भी आप जाना तो लिखा रहेगा, फीडर का नाम लिखा रहेगा इस पर, मान लिया ए फीडर, बी फीडर, सी फीडर या किसी गाँव का नाम लिखा होगा। देखना आप एक पैनल दिखेगा, ठीक है, लिखा हुआ होगा कंट्रोल एंड रिले पैनल 33 kV और उसका भी एक 11 kV का भी मिलेगा। चलिए सपोज़ ये आपका पावर ट्रांसफार्मर है, ठीक है। उससे पहले क्या था CT, उसके बाद क्या था सर्किट ब्रेकर VCB। ये देखिए आपको दिखा रहा हूँ मैं, ये तो पावर ट्रांसफार्मर था, ये तो LA है। चलिए इसको आप छोड़ दीजिए। उसके बाद देखिए आप CT और VCB है ना। चलिए इसका कनेक्शन समझते हैं। ये चीज़ क्या है, ये बहुत अच्छी चीज़ है, समझने वाली चीज़ है। सपोज़ क्या हो गया, अब ये CT क्या करता था यहाँ पर, समझिएगा गौर से आप कि CT में दो चीज़ होती है, दो चीज़ की सेटिंग होती है। एक करंट, मैक्सिमम करंट सेटिंग होती है इसके अंदर, और एक और क्या चीज़ होती है, मैक्सिमम टाइम सेटिंग। सपोज़ करंट ट्रांसफार्मर ने यहाँ पर मान लें मैंने मैक्सिमम करंट सेटिंग कर दिया 5 एम्पेयर, ठीक है, और मैंने टाइम सेटिंग कर दिया 2 सेकेंड, ठीक है। तो अगर सपोज़ 5 एम्पेयर मैंने किया, अगर सपोज़ किसी वजह से, किसी फॉल्ट की वजह से अगर हाई करंट आ गया, 5 एम्पेयर से ऊपर आ गया, मान लिया 5.24 ऐसा कुछ आ गया, 5 से ऊपर, और 2 सेकेंड मैंने सेट किया था, 1 सेकंड तक रहा तो कोई दिक्कत नहीं। जैसे ही 2 सेकंड हुआ या 2 सेकंड से ऊपर, ये क्या करेगा, CT तुरंत किसको रिस्पॉन्स करेगा, एक जहाँ पर रिले पैनल, यहाँ पे एक रिले भी लगा होता है। इसके लिए मैं सेपरेट से एक अलग वीडियो बनाऊंगा। पैनल के बारे में बहुत सारी चीज़ें लगी होती है, इसको भी हम लोग अच्छे से समझेंगे, बहुत मेन पार्ट होते हैं कंट्रोल रूम का ये। तो ये आपका जो आपका रिले पैनल है, ये किसी से चलता है, एक DC बैटरी लगे होते हैं ढेर सारे, उससे इसको 24 घंटा ये चालू रहता है। तो रिले आपका ये जो पैनल है सारे 24 घंटा चालू होते हैं, भले ही आपका फीडर बंद रहेगा बट ये चालू होता है इस बैटरी की वजह से, DC बैटरी लगी होती है इससे ही से ये चलता है। तो मैंने क्या बोला था कि अगर 5.2 मिल गया, 4 मिल गया, 2 सेकंड हो गया, तो ये क्या करेगा, जस्ट रिले इस कंडीशन में, पहले अगर नॉर्मल कंडीशन में रिले आपका ऑफ रहता है, आप कॉपी में नोट कर सकते हैं, यदि अच्छे से समझ लीजिए आप। अगर नॉर्मल स्टेज में अगर काम कर रहा है, डायरेक्ट कोई फॉल्ट नहीं, कोई मैक्सिमम करंट नहीं, नॉर्मल चल रहा है, तो रिले उस केस में ऑफ रहता है। बट जैसे ही आपका कोई फॉल्ट आया, मान लीजिए मैक्सिमम करंट आ गया, ठीक है, 5.42, तो ये क्या करेगा, सट से आपका तुरंत से रिले को ये हॉर्न बजाएगा। एक हॉर्न लगा होता है, हॉर्न यहाँ पर आवाज़ करने लगेगा, तो इससे पता चलता है अच्छा फॉल्ट आ गया है, मैक्सिमम करंट से ऊपर चला गया। तो यहाँ पर फटाक से आपका रिले ऑन हो जाएगा। ये जैसे ही सिग्नल इसको देगा, रिले ऑन हो जाएगा। उसके बाद रिले रिस्पॉन्स किसको करेगा, ये तुरंत फिर VCB को बताएगा कि आप क्या करो, सर्किट को ब्रेक कर दो। VCB या सर्किट ब्रेकर क्या काम है, सर्किट को ब्रेक करना, स्पार्क होता है यहाँ। तो यहाँ इसके अंदर में बहुत सारे चीज़ होती है, इसके अलग से देखेंगे हम लोग सर्किट ब्रेकर कैसे काम करता है। बट जैसे ही इसने रिले को दिया, रिले तुरंत रिस्पॉन्स करेगा सर्किट ब्रेकर का, सर्किट ब्रेकर ऑफ हो जाएगा, ठीक है। ये तो सारा कुछ ऑन रहता था शुरू नॉर्मल कंडीशन में, बट जैसे ही अगर फॉल्ट आया, मैक्सिमम करंट आया, रिले ऑन हुआ, रिले ऑन करके ये VCB को क्या करेगा, बंद कर देगा। ये इसको सिग्नल देगा कि आप बंद हो जाओ, तो ये क्या होगा, बंद हो जाएगा। तो सर्किट ब्रेकर आपका ऑटोमेटिक भी काम करता है, इस रिले से आपका कनेक्ट रहता है, तो ये रिले भी इसको बंद कर देता है। और या तो आप मैनुअली भी अगर कहीं काम कर रहे हो फॉल्ट की वजह से, तो VCB को भी ऑफ कर सकते हैं मैनुअली भी, बट ऑटोमेटिक भी ये काम करता है, रिले इसको सिग्नल देता है, ठीक है। तो आपका सपोज 5.4 आ गया, तो आपने ये क्या किया, ये इसको रिले को दिया, रिले ने VCB को, सर्किट को ब्रेक कर दिया। तो ये क्या हुआ, ट्रांसफार्मर को प्रोटेक्ट हो गया। कैसे हो गया, मान लिया इसको 5 एम्पेयर करंट चाहिए था, मैंने 5.4 दे दिया, तो हो सकता है यहाँ पर ट्रांसफार्मर की वाइंडिंग वगैरह जल जाए, बुशिंग फेल हो जाए, ये सब बहुत सारे फॉल्ट हो सकते हैं, या ट्रांसफार्मर की वाइंडिंग पूरी जल जाए, बहुत सारी चीज़ हो सकती है। तो इसकी वजह से क्या हुआ, अब क्या होगा, ये सेफ़ हो गया, इसे आने ही नहीं दिया, इतना तक फट से ये अपना काम कर गया। जस्ट लाइक उसी केस में अगर आप देखें, आप 11 kV साइड ये कन्वर्ट करके दिया 11 kV, फिर यहाँ पर आया तो ये क्या करेगा, फिर उसी टाइप से मान लो यहाँ पर CT ने मैक्सिमम करंट 2 सेकंड दिया और मान लो 3 पॉइंट मैक्सिमम करंट सेट था,
ठीक है। तो ये क्या करेगा, 3 था, मान लिया 3.2 आ गया, मान लिया आउटपुट में कभी कभी क्या हो गया 3.2 आ गया। सपोज़ रिले फेल है आपका, तो मैंने इस केस में मान लिया रिले आपका 11 kV वाला फेल है, ख़राब है। तो क्या हुआ, मान लिया इसने 3 मैक्सिमम करेंट 3 एम्पेयर में था, अब 3.5 आ गया, तो होगा क्या, इससे जो भी डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर कनेक्ट होगा 11 kV वाले से, तो हो सकता है ट्रांसफार्मर को आप डैमेज कर दें या उसके इक्विपमेंट जो भी लगे होंगे उसको डैमेज कर दें। तो ये डैमेज ना हो इसकी वजह से हम लोग यहाँ पर रिले लगाते हैं। तो ये 3 पॉइंट से जैसे ही ज़्यादा मिलेगा 2 सेकंड के लिए, ये तुरंत रिले को बोलेगा, रिले क्या करेगा, सर्किट ब्रेकर को बोलेगा भैया जी आप ऑफ हो जाइए। तो ये ऑफ हो जाएगा, तो यहाँ से आपका फीडर से लाइन नहीं जाएगी, तो आगे वाले जितने डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर होंगे वो क्या हो जाएंगे, प्रोटेक्ट हो जाएंगे। तो आपको समझ में आ गया होगा कि नॉर्मल कंडीशन में वो एलए में आएगा, करंट पास होते हुए आइसोलेटर से, सीटी से, वीसीबी से, फिर आइसोलेटर, फिर वीसीबी, सीटी, एलए से होते हुए ट्रांसफार्मर में आया, फिर जस्ट लाइक इसका अपोजिट 11 kV साइड यहाँ पर आपका एलए, सीटी, वीसीबी ऐसे करके आ गया। फिर यहाँ पर आप देखिए बस बार का क्या काम करता है। बस बार से आप क्या कर सकते हो, सपोज़ आपने देखा होगा सब स्टेशन में 2-3 पावर ट्रांसफार्मर लगे होते हैं। एक मान लो सपोज़ पहला न्यू आपने सब स्टेशन बनाया, आपकी इच्छा कर रहा है कि यहाँ पर मेरे और जगह मैं एक और पावर ट्रांसफार्मर लगाऊँ, ठीक है, इंस्टॉल करूँ। तो क्या करोगे आप, तो अब आपको बस बार की ज़रूरत होगी, इसलिए हम लोग पहले ही से बस बार बना के रखते हैं। पहले ही से जब स्ट्रक्चर तैयार करते हैं तो बस बार बना कर रखते हैं हम लोग। इन फ्यूचर के लिए कभी भी मुझे एक और पावर ट्रांसफार्मर लगाना हो तो हम यहाँ से टैपिंग ले सकते हैं इस बस बार से। तो ये 33 kV की है, तो यहाँ से देखिए आपको यहाँ पर भी आइसोलेटर लगा है, ठीक है। मान लो इस पे कभी काम कर रहे हैं हम लोग, ठीक है, तो इसे भी ऑफ कर देंगे तो ये आपका यहाँ पर काम कर सकते हैं, इसलिए भी रखे हैं हम लोग, ठीक है। तो बस बार से क्या हो गया, मान लो बस बार दे दिए, ठीक है। तो यहाँ से हमने 33 kV लाइन है इस बस बार में, यहाँ से टैपिंग करके फिर जस्ट लाइक इसी की तरह सिस्टम लगा दिए, वीसीबी लगा दिए, सीटी लगा दिए, एलए लगा दिए, पावर ट्रांसफार्मर, फिर जस्ट लाइक इसके भी 11 kV के लिए एलए, सीटी, वीसीबी लगा के 11 kV कन्वर्ट हो गया। और इसको जहाँ जिस मोहल्ले में देना है, जिस एरिया में देना है, आप इसके फीडर जो है, इस जो 3 फेज जो RYB से ले जा सकते हैं आप। उसके बाद आप डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर लगा के यूज़ कर सकते हैं, इसका यूटिलाइज़ कर सकते हैं। तो अब मान ली सपोज इन फ्यूचर आपको एक और पावर ट्रांसफार्मर लगाना है, तो बस बार को इसलिए देखिएगा आप पूरा अंत तक बस बार, यहाँ पर एक पोल लगा के, यहाँ पर पोल लगा के बस बार अंत तक देता है। मान लिया आपको और जगह है, एक और पावर ट्रांसफार्मर लगा लिए, यहाँ से टैपिंग देके यहाँ आइसोलेटर लगा दिए, तो ऐसे करते हैं। एक सिंपल फंडा है आपका, बहुत ईजी तरीके से मुझे लगता है आपको समझ में आ गया होगा। यहाँ पर भी आइसोलेटर लगा है, मान लो इस साइड कहीं फॉल्ट आ गया, यहाँ आइसोलेटर बंद कर दिए, यहाँ भी बंद कर दिए, आराम से सेफ जोन में काम कर सकते हैं। यहाँ है तो यहाँ अगर फॉल्ट आ गया या यहाँ फॉल्ट आ गया, यहाँ फॉल्ट आ गया, आइसोलेटर हटा दीजिए, आप आराम से काम कर सकते हैं। तो उम्मीद है दोस्तों ये आपको वीडियो अच्छे समझ में आ गया होगा। एक सिंगल लाइन डायग्राम से की हेल्प से आप समझ गए होंगे पावर ट्रांसफार्मर कैसे 33 को 11 kV में कन्वर्ट कर रहा है, उसमें क्या क्या इक्विपमेंट लगे हैं, सबका क्या काम आपको समझ में आ गया होगा। ये चीज़ आपको अच्छे समझ में आ गया होगा, ये सबसे मेन काम इसी का यही था इस वीडियो का। अगर आपने ये समझ गया दोस्तों तो आप पूरा समझ लीजिए, आप सब स्टेशन की पूरी वर्किंग आप ओवरव्यू से समझ गए। बाकी आपको हर चीज़ समझना पड़ेगा, कितने गैप होते हैं, कैसे कनेक्शन करते हैं, ये सब सारे चीज़। तो हो सकता है नेक्स्ट वीडियो में 33 kV पैनल के बारे में बता दूं या मैं और कुछ वीडियोस बता दूं, तो ये भी एक अच्छा मेन पार्ट है। इसी तरीके से मैं बहुत सारे अभी PSS के बारे में वीडियोस बनाऊंगा। तो नेक्स्ट वीडियो हो सकता है मैं SAG या PSS से रिलेटेड वीडियोस डालूं। दोस्तों अगर मेरे वीडियो आप पहली बार देख रहे हो तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, अगर लाइक नहीं किया दोस्तों तो लाइक ज़रूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड हैव ए नाइस डे।